प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ध्यान दो, ये चैप्टर में दो शब्द है, जरा इस चैप्टर पर जरा गौर करेंगे जब तो देखेंगे कि इस चैप्टर में कितने शब्द है। एक तो है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, है ना, और दूसरा शब्द क्या है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कोनो दिक्कत? चलो तो जरा गौर करना, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये दो शब्द है सर, एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ लेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आइए दोनों के बारे में जानते हैं क्या कहता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। आप सभी से मैं पूछना चाहता हूं, अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन चैप्टर आप लोग पढ़े हैं थ्योरी, और उसमें आप लोगों ने अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ा था, कोई बताएगा अकाउंटिंग का डेफिनेशन? एनी वन ऑफ यू, जल्दी बोलो अकाउंटिंग का डेफिनेशन। यस, identifying, measuring, recording, classifying, and क्लासिफाइंग के बाद समराइजिंग। यस, ठीक है, summarizing and communicating with interested users. वेरी गुड, पढ़ जाइए। सिंपल भाषा में कहें तो किसी भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने से लेके आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ऑल दीज प्रोसेस इज नोन एज अकाउंटिंग। ऑल दीज प्रोसेस इज नोन एज अकाउंटिंग। ऑल दीज प्रोसेस, वही तो बात कर रहे हैं सर, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, वही तो हम बात कर रहे हैं, ऑल दीज प्रोसेस, और उसी की तो बात कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की। क्या है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग सर? समझ रहे हैं आप लोग, ज्यादा टफ नहीं है ये सब, आप लोग इंट्रोडक्शन पढ़े हुए हैं। बोलिए, तो जब कोई बिजनेस होता है, अरे बोलो बोलो, कोई बिजनेस होता है और उस बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, उस बिजनेस में क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है, और उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन रिकॉर्डिंग का काम डायरेक्ट नहीं होता है, पहले आइडेंटिफाइंग, बोलो ना, माने पहचान किया जाता है, आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग, बोलो आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, उसके बाद रिकॉर्डिंग। आया समझ में? रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग कहां पे होता है, जर्नल में। उसके बाद क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग कहां पे होता है, लेजर में। उसके बाद समराइजिंग, बोलो समराइजिंग, समराइजिंग कहां होता है, दो जगह पर होता है, एक होता है ट्रायल बैलेंस में जो अभी पढ़ना बाकी है आप लोगों को, और एक होता है फाइनल अकाउंट में, ये भी पढ़ना बाकी है आप लोगों को। समझ गए बात? बोलो कौन दिक्कत? चलो, तो समराइजिंग का काम हो जाता है। उसके बाद एनालाइजिंग, एंड उसी में आता है इंटरप्रेटिंग। समझ गए बात? इंटरप्रेटिंग मतलब क्या किया जाता है इसमें, तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाया है, फाइनल अकाउंट बनाया है, उन सबको एनालिसिस यानी व्याख्या किया जाता है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या करना। उन सबको क्या किया जाता है, उन सबका व्याख्या किया जाता है। और जब सारी व्याख्याएं हो जाती हैं तो उसके बाद सबको क्या कर दिया जाता है, कम्युनिकेट कर दिया जाता है। तो कम्युनिकेटिंग माने सबको बता दिया जाता है, जो भी इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं, पढ़ाए थे ना, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर, जो भी यूजर्स होते हैं उन सबको कम्युनिकेट कर दिया जाता है। एंड दिस ऑल प्रोसेस इज नॉन एज अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। बोल सकते हैं क्या? या तो आप मेजरिंग छूट गया है, आइडेंटिफाइंग के बाद होता है मेजरिंग। यस, आइडेंटिफाइंग के बाद होता है मेजरिंग। आप लोग एक स्टेप यहां पर लिख लीजिएगा, आइडेंटिफाइंग के बाद मेजरिंग। गलती हो गया है यहाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ क्लासिफाइंग के जगह पर मेजरिंग लिखना चाहिए था। बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। ओके, क्लासिफाइंग के बाद मेजरिंग, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू द इंटरेस्टिंग यूजर्स। दिस ऑल प्रोसेस इज नोन एज accounting process. These all process is known as accounting process। और इन्हीं अकाउंटिंग प्रोसेस को और करके क्या कह सकते हैं, और बोलो ना जी, जो हमारा आज का टॉपिक है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। किसी को तकलीफ? किसी को तकलीफ?
नहीं ना, तो ये जो बात हम नीचे लिखे हैं इसको ऊपर लिख दे क्या, यहां पर लिख देते हैं और करके, है ना, और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। किसी को दिक्कत? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये क्या होता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, समझ गए आप लोग? बोलो ना। जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का जो प्रक्रिया होता है और अकाउंटिंग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको एक सीक्वेंस में किया जाए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब सीक्वेंस में, लाइन बाय लाइन। मतलब पहले आइडेंटिफाई करना, फिर मेजर, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग, फिर एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, फिर कम्युनिकेटिंग। अगर इसको सीक्वेंस वाइज, लाइन बाय लाइन ऐसे ही किया जाए तो इसी को क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। लॉजिक समझ में आया क्या? लॉजिक समझ में आया क्या? चलिए ध्यान दीजिए। तो सर अब हम लोग शुरू करेंगे कि समझने का काम तो हो गया है, जरा लिखने का भी काम कर लिया जाए। तो आइए लिखते हैं हम लोग प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का डेफिनेशन। तो लिखेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग रेफर्स टू द, लिखेंगे यहां लिखेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग रेफर्स टू द, अरे बोलो ना भाई, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग रेफर्स टू द, क्या होता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग? तो लिखेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर, सीक्वेंस ऑफ, बोलो ना, सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर। देख रहे हो क्या कह रहा है? सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर माने अकाउंटिंग का जो प्रोसीजर है कि कैसे कैसे अकाउंटिंग स्टेप बाय स्टेप होता है, उसको अगर सीक्वेंस में किया जाए, सीक्वेंस यानी एक के बाद एक, फॉर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजेक्शन, फॉर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजेक्शन। बोलो कौन दिक्कत? इसी को क्या कहा जाता है? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। कौन दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप लोग लिख लिए होंगे। आओ शुरू करते हैं। तो फिर से पीछे इधर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आ जाओ, शुरू करते हैं अब बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ। जब हम लोग बेसिस की बात करते हैं तो बेसिस में दो तरह के बेसिस हमें पढ़ने को मिलते हैं। कौन कौन सा सर? एक को बोलते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो दूसरे को बोलते हैं एक्रूअल, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। समझ रहे हो बात? एक को बोलते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो दूसरे को बोलते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब यही जानना है सर कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। कैश बेसिस को हम लोग हिंदी में लेखांकन का, देखो यहां पर हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब इसको बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को हिंदी में बोलेंगे लेखांकन का आधार, लेखांकन का आधार बोलेंगे। उसके बाद कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को हिंदी में हम लोग बोलेंगे लेखांकन का रोकड़ आधार, लेखांकन का रोकड़ आधार। समझ गए बात? उसके बाद यहां एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को हम लोग कहेंगे लेखांकन का उपार्जन आधार। समझ गए बात? लेखांकन का उपार्जन आधार। अब क्या होता है लेखांकन का रोकड़ आधार और क्या होता है लेखांकन का उपार्जन आधार, दोनों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। मतलब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। तो आइए
इधर मिटा करके हेडिंग बनाते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहला नंबर। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हेडिंग बनाएंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है सर, चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, चलो तो लिखेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में लिखेंगे, जल्दी निकालिए सब लोग, लिखिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। लिखेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग is a system of accounting in which, जिसमें एक ऐसा सिस्टम अकाउंटिंग का एक ऐसा सिस्टम जिसमें क्या होता है सर, रेवेन्यू और एक्सपेंसेज तब रिकॉर्ड किए जाते हैं जब वो रिसीव होते हैं या पेड होते हैं। मतलब कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस माने खर्चे और आय जो है वो तभी लिखे जाएंगे जब या तो वो पे किए जाएंगे या तो वो पैसा रिसीव होगा। माने पैसा जब पेमेंट होगा, पैसा जब रिसीव होगा। कोई खर्चा हुआ आप पैसे नहीं दिए तो खर्चा नहीं माना जाएगा। ये कहता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कि कोई खर्चा हुआ है आप पैसा नहीं दिए तो खर्चा नहीं माना जाएगा। कोई इनकम हुआ है आप पैसे आया नहीं तो इनकम नहीं माना जाएगा। लॉजिक समझ गए? मतलब नगदा नकदी लिखेगा, उधार बाकी को नहीं लिखेगा। ऐसे अकाउंटिंग के बेसिस को क्या कहते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच क्या होता है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेज आर recognized and recorded when they are received or paid in cash। लॉजिक समझ गया क्या? जब वो कैश में, वो कब रिकॉर्ड किए जाएंगे, कब लिखे जाएंगे या कब पहचान किए जाएंगे उनका, जब वो रिसीव हो जाए या पेड हो जाए कैश में। लॉजिक समझ गए? जब कैश में रिसीव हो जाएगा या कैश में पेड हो जाएगा तभी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ऐसे रिकॉर्डिंग नहीं होगा, मतलब उधार बाकी को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। लॉजिक समझ गए क्या? बोलो, कोई दिक्कत बोलो ना। चलो जल्दी लिखो, चलिए ध्यान दीजिए, हेलो। तो ऐसे कौन है हो जो यूज करते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन यूज करते हैं? कौन है जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को यूज करते हैं? कौन लोग हैं? तो सर कौन लोग हैं जरा देखिए, कौन लोग हैं जरा देखिए। प्रोफेशनल्स लाइक, जैसे कि सीए जानते हो, सीएमए, सीएस, लॉयर्स, डॉक्टर्स। समझ पा रहे हो क्या? ये सभी लोग प्रोफेशनल्स हैं और ये लोग जो हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। उसके बाद अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी शैक्षणिक संस्थाएं जो हैं वो भी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करती हैं। जैसे आप लोग जब पैसा देते हो तो ही हम लिखते हैं, उधार बाकी को नहीं लिखते हैं, है कि नहीं? हमसे जब पैसा कैश के रूप में जाता है तो ही हम खर्चा मानते हैं, ऐसे खर्चा नहीं मानते हैं। ठीक है, और भी है जैसे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी हैं लाभ न कमाने वाली संस्थाएं, जो भी हैं लाभ न कमाने वाली संस्थाएं, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई ट्रस्ट हो गया, कोई मान लो कि कोई शैक्षणिक संस्थान ही हो गई, एनजीओ हो गया किसी तरह का। ये सभी के सभी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इनको हम लोग बोल सकते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, तो इनको और करके ऐसे लिख सकते हो, नॉट फॉर प्रॉफिट
नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एनपीओ या एनजीओ बोला जा सकता है। कोई दिक्कत? तो ये एनपीओ या एनजीओ जो है ये लोग भी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, उधार बाकी वाले को ये लोग नहीं लिखते हैं। और मजे की बात है कि ये जो एनपीओ या एनजीओ हम बताए हैं ना, इसकी अकाउंटिंग आप लोग को 12th क्लास में डिटेल में पढ़ना है। पहला ही चैप्टर आओगे तो यही मिलेगा, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में लेखांकन कैसे होता है ये आपको सिखाया जाएगा 12th क्लास के पहले ही चैप्टर में। मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा आता है पढ़ने में, नई नई बातें सीखने को मिलती हैं बहुत सारी, ठीक है। चलिए सर, तो ये हो गया आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। आइए अब आप लोगों को हम बताते हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में कि क्या होता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, है कि नहीं, और कौन लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इधर का मिटा दे, क्या इस साइड का मिटा दे, इस साइड का मिटा दे, किसी को तकलीफ, किसी को तकलीफ नहीं ना सर। आइए मिटा देते हैं इधर का और लिखना शुरू करते हैं। लिखेंगे दूसरा नंबर, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आवाज नहीं होना चाहिए बाबू, लेखांकन का उपार्जन आधार, आवाज नहीं करो। देखो इधर लिखेंगे अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का एक ऐसा सिस्टम है इन विच, जिसमें एक्सपेंसेज एंड रिवेन्यूज, जो खर्चे और आय होते हैं, आर रिकॉग्नाइज्ड, उनकी पहचान की जाती है, रिकॉग्नाइज्ड एंड रिकॉर्डेड, और उनको लिखा जाता है, रिकॉग्नाइज्ड एंड रिकॉर्डेड, उनकी पहचान की जाती है और उनको लिखा जाता है। कब सर? व्हेन दे अकर्ड, जब वो होते हैं। फर्क नहीं पड़ता है कि पैसा आया कि नहीं आया, कोई खर्चा हुआ है क्या, भले पैसा नहीं दिए, खर्चा हुआ है क्या, लिखा जाएगा। इनकम्स, कमाए हो, भले पैसा रिसीव नहीं हुआ लेकिन इनकम हुआ है क्या, लिखा जाएगा। और जी समझ गए, मतलब कैश के साथ साथ क्रेडिट वाले को भी, कैश के साथ साथ नगद के साथ साथ उधार वाले को भी रिकॉर्ड करता है। ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? एक्रूवल बेसिस, या हिंदी में बोले तो लेखांकन का उपार्जन आधार, ठीक है। रेदर देन, यहां पर लिख लेंगे रेदर देन दे आर रिसीव्ड और पेड। कहता है कि जब भी होगा, जब भी वो एक्सपेंसेज होंगे, इनकर्ड होंगे, अकर्ड होंगे, माने जब भी घटित होंगे, भले ही वो रिसीव या पेड हुआ है या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। खर्चे अगर हुए हैं, भले पैसा हम दिए चाहे नहीं दिए, वो लिखा जाएगा। अगर इनकम हुआ है, भले ही हम रिसीव किए या नहीं किए, लिखा जाएगा। तो ऐसे अकाउंटिंग के सिस्टम को क्या कहा जाता है? एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। कोई डाउट किसी को? जो आप लोग सीख रहे हैं, है कि नहीं। नगद बेचते हो तो भी लिखते हो, उधार बेचते हो तो भी लिखते हो, क्योंकि उधार बेचने को भी इनकम आप लोग मानते हो, है कि नहीं। बोलो कोई दिक्कत? देखो अब बर्दाश्त कर रहे हैं बहुत देर से हम दोनों को, अब बर्दाश्त की सीमा पार हो रही है, तो थोड़ा सा कंट्रोल कर लो अपने आप पे, 1 मिनट के अंदर दोनों, ठीक है। चलो ध्यान दो इधर, यार ध्यान दो। लिखेंगे कि कौन यूज करता है सर, हु यूजेस दिस सिस्टम, हु यूजेस दिस सिस्टम, मतलब अक्रूवल बेसिस, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन यूज करता है? कौन यूज करता है? तो सामान्य तौर पे जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी बिजनेस करने वाले, चाहे छोटे लेवल के बिजनेस हैं चाहे बहुत बड़े लेवल के बिजनेस हैं, फर्क नहीं पड़ता है, छोटे लेवल के हैं, मीडियम लेवल के हैं या बहुत बड़े लेवल के बिजनेस हैं। जैसे कि छोटे लेवल में आ जाओ तो किराना स्टोर से लेकर के बड़े लेवल तक चले जाओ तो बड़ी बड़ी कंपनियां तक,
वो सभी के सभी जितने भी बिजनेस करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं हैं, वो सभी के सभी अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ही फॉलो करती हैं, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि सभी के सभी लाभ कमाने वाली जितनी संस्थाएं हैं वो सभी के सभी अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करती हैं। कोई डाउट किसी को, बोलो। चलो सर, तो इसके साथ ये टॉपिक खत्म होता है, बट एक टॉपिक लास्ट आप लोगों का बच गया है, जो क्या लिखना है, कुछ खास नहीं है। अगर आप लोग कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस समझे हो तो बस यही करना है कि आप लोगों को एक डिफरेंस तैयार कर लेना है। टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, जिसमें 3 कॉलम होंगे। एक बेस जिसमें लिखा जाता है, उसके बाद एक में लिख लेंगे कैश बेसिस, दूसरे में लिख लेंगे अक्रूवल बेसिस। इस तरीके से करके एक पेज का एक फॉर्मेट बना लीजिए और आप अपने नए वाले बुक में पेज नंबर 105 निकाल लीजिए। उसमें आप लोगों को दिख जाएगा डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जल्दी से निकाल लीजिए और उसको लिख लीजिए, ठीक है सर। पेज नंबर 75, सॉरी 105 नहीं 75 में, ठीक है, बोलो। और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है। समझ गए बात, बोलो। चलिए, डेट्स ऑल, लिख लीजिए इसको। पेज नंबर 73 में दिया है जी। अच्छा, एक चीज और जान लो कि ये जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, सॉरी ये कौन सा पढ़ा रहे हैं, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो नॉन एज, इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं मर्केंटाइल अक्रूवल मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। समझ गए बात। तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए बात, मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करते हैं अब ये टॉपिक जाके क्लियर हो गया, खत्म हो गया। आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड धन्यवाद।